हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को करेंगे। ठीक है, किसी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कॉम्पोजिशन उस तरीके का क्यों है, इसको हमें अध्ययन करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल फॉर्म जो स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। ठीक है, किसी रेन ड्रॉप का जो स्फेरिकल फॉर्म होता है वो बूंदों के रूप में क्यों होता है। तो देखिए कि अपने सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो बूंद के रूप में होता है। द स्फेरिकल शेप हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई द रेन ड्रॉप एक्वायर दिस स्फेरिकल शेप। तो जो आपका स्फेरिकल शेप होता है उसका क्या होता है, उसके जो है मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसलिए जो है वो रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्यों स्फेरिकल होता है, क्योंकि वाटर हैज द सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन होता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड की टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर मिनिमम एरिया को एक्वायर करना, ये किस रीजन की क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो ये होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल, ठीक है, नैनो मटेरियल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसका फ्रिक्शन होता है। ठीक है, नैनो मटेरियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, तो अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम जो है सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस। पर यूनिट एरिया, किसी पर यूनिट एरिया में जितना हम जो है फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, F/A, यानी कि जो आपका सरफेस है, ठीक है, और एरिया जो कवर करता है, तो P = F/A होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेशर के, वो हम देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड हैंडल्स सो दैट स्मॉल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द हैंडल व्हाइल कैरिंग देम। ठीक है, तो जो बैग्स होता है, सूटकेस होता है, वो उसकी जो हैंडल्स होती है वो ब्रॉड होती हैं। ज़्यादा, देखिए क्यों होता है, ज़्यादा एरिया रहेगा, देखिए ज़्यादा एरिया है तो प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे वो हमें कम फील होगा। ज़्यादा एरिया है तो जो फोर्स है वो डिवाइडेड हो जाएगा, हमें कम जो है मेहनत लगेगी उसमें, इसलिए जो हैंडल्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन अ लार्ज साइड वुडन स्लीपर्स so that thrust due to the weight of the train is spread over the large areas। ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट हमारा, पिंस आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स, जो पिंस होते हैं उसकी पॉइंटेड एंड्स होती हैं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई निडल इज यूज्ड टू ब्रस्ट अ गैस फिल्ड बलून बिकॉज निडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। इतना आपको समझ में आ गया, अगर कि जो है एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर कम जो है लगाना पड़ेगा, है ना। एरिया अगर कम है तो थोड़े से प्रेशर से वो चीज हम उस पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। एरिया कम है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर फील होगा। जैसे पिन है, कोई पॉइंटेड चीज है तो उसका एरिया बहुत कम होता है, इसलिए हम जब बलून को हम जैसे पिन लगाते हैं बलून फूट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेशर जो है कम एरिया की वजह से प्रेशर वहां पे ज्यादा लगता है, बलून फूट जाता है। तो ये चीज हो गई, सूटकेस का भी वैसे ही है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हम देखेंगे इसके बाद कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे है क्वेश्चन कि, अच्छा इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया कि नहीं किया, देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनोमीटर, ठीक है, नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो फ्रिक्शन होती है। ठीक है, ऑयल स्प्रेड्स ऑन द वाटर सरफेस बिकॉज, जो ऑयल होता है वो वाटर के सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। क्या रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है इसका, तो रीजन ये है कि देखिए जो सरफेस टेंशन होता है ऑयल इज लेस देन द वाटर। सरफेस टेंशन जो होता है ऑयल का वो क्या होता है, वाटर से कम होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर। वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है, इसलिए ऑयल के ऊपर वो स्ट्रेस स्प्रेड हो जाता है। तो ऑयल स्प्रेड्स ऑन द वाटर सरफेस बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज लेस। अब देखिए पहली बात तो ये कि सरफेस टेंशन क्या होता है।
तो सरफेस टेंशन जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा। देखिए एक चीज होती है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। कोहेसिवनेस मतलब जुड़ना। तो किसी सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। दैट्स वाई सॉलिड हैव द फिक्स शेप, उनका शेप फिक्स होता है ना, फ्लोट तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, वो जो स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये सॉलिड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एक यहाँ मॉलिक्यूल है, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और गैस का तो पता नहीं, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम जो है गैस में होता है, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स जो है वो निग्लेजिबल होता है, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम होता है गैस में कोहेसिव फोर्स, इसलिए वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको हम कोहेसिव कहते हैं। एडहेसिव भी जो है का मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन एडहेसिव में दो सब्सटेंस होते हैं, दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। ड्यू टू एडहेसिव फोर्स वन बॉडी स्टिक्स टू अदर, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से स्टिक हो जाएगी, ठीक है। सरफेस टेंशन समझ लीजिए क्या होता है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज द टेंडेंसी टू हैव द एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस मिनिमम एज if it were under the tension like the stress elastic membrane। समझिए क्या होता है। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसकी वजह से इट हैज अ टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी होती है, टू हैव द एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस, जहां जितना पानी डाल दोगे उतना पानी वो फैल जाएगा, फ्री सरफेस मिनिमम एज इफ इट वर अंडर द टेंशन, ठीक है, जितना डालोगे आप वहीं पे पानी का एरिया जो है बाउंडेड रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये सरफेस टेंशन है। अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स स्फेरिकल शेप, वही जो हमने अभी देखा था कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप अटेन कर लेता है, क्यों, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है, अपनी सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लोट करते जाता है, फ्लोट नहीं करता, सरफेस टेंशन की वजह से एक वो बाउंडेड फॉर्म में रहता है, वो स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है, वो बह नहीं जाता, फ्लो नहीं हो जाता, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है कि एक निश्चित उसका भी लिक्विड का भी एक निश्चित जो है दायरा होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन। एज फॉर गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, तो स्फीयर का जो होता है उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। एग्जाम में आ गया तो स्फीयर वाला ऑप्शन टिक करेंगे, उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अब देखिए सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, उससे हम जो है किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन मान सकते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन दिस, ये आप छोड़ दीजिए, इसमें क्या होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स होता है एक्ट्स ऑन द इमेजिनरी लाइन ऑफ द लेंथ L, ठीक है, एंड देन द सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F बाई L। ये हमने पहले देख लिया था कि T इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई L होता है, ठीक है। अब देखिए सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, वो घटने लगता है, एंड बिकम्स जीरो एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो जीरो हो सकता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन जो है घटेगा किसी चीज का, लिक्विड का, है ना, लिक्विड की बात कर रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है केरोसिन ऑयल, ठीक है, फ्लोट्स ऑन द वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, केरोसिन जिसकी जब डेंसिटी लेस होगी तभी उसके ऊपर वो फ्लोट कर पाएगा, तो इसलिए डेंसिटी उसकी लेस होती है देन द वाटर, ठीक है, क्लियर हुआ। केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज, तो देखिए सोप के बबल के जो है अंदर जो है प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। देखिए soap bubbles are larger because when the soap dissolve in the water its surface tension reduce, जब साबुन को डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, वाटर में, इसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
जो बबल के अंदर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगर कम होता तो क्या होता, बबल फूट जाता, ठीक है, तो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इफ़ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर कम इन कॉन्टेक्ट विद अ ट्यूब देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। दो जो बबल्स हैं, सोप के बबल्स हैं, वो कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और एक कांटेक्ट इन विद अ ट्यूब, एक ट्यूब के कांटेक्ट में आते हैं, क्या जो है होगा उस केस में क्या होगा। तो देखिए ये जो है स्मॉलर बबल विल बिकेम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकेम बिगर, जो छोटा है वो और छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों ऐसा होता है। देखिए द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सोप बबल, ठीक है। जो प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के उसके, यानी कि P इज इनवर्सली, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, ठीक है ना, 1/r हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, जब 1/r होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। When these two bubbles are connected by a tube, the air will flow from smaller tube to the bigger tube. उससे क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर ट्यूब का जो है आपका एयर होगा वो बड़े वाले बबल की तरफ वो मूव होता जाएगा। Due to the fact that smaller bubble having a smaller radius will exert more pressure, रेडियस कम है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगेगा। मैंने बताया था ना, जहाँ पे डायमीटर जो एरिया है, अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। एरिया जहाँ पे कम है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। स्मॉलर वाले ट्यूब में एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैपिलरी ट्यूब कुछ होता है, वो हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ट्यूब हैविंग वेरी नैरो फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। बहुत पतली पतली आपने पाइप्स देखी होंगी, बहुत पतली पतली, वो पाइप नहीं होती, उसको कैपिलरी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत जो है नैरो फाइन जो है आपका होल होता है, उसको कहते हैं कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी जो हमें कभी कभी नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब हो गया। कैपिलरी क्या होती है, इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड असेंड्स और डिसेंड्स इन द कैपिलरी ट्यूब, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज कैपिलरी, ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब को अगर हम किसी लिक्विड में डाल दें तो जो है आपका लिक्विड है या तो कैपिलरी ट्यूब में चढ़ेगा या फिर उतरेगा, और ये पूरा प्रोसेस कैपिलरी कहलाता है। The height by which the liquid ascends or descends in the capillary tube depends upon the radius of the tube, ठीक है। कितने ऊंचाई तक चढ़ सकता है वो कैपिलरी की जो ट्यूब है उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, उसका रेडियस कितना है, ठीक है। अब कैपिलरी पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे अ पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर सोक्ड इंक बिकॉज द पोर्स ऑफ द ब्लोटिंग पेपर सर्व अ कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। क्या करते हैं हम, कोई चीज़ होती है जैसे मान लीजिए इंक है, ठीक है ना, तो आपके पास पेपर होता है ना, तो पेपर से क्या करते हैं आप इंक को इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल पेपर रखिए, जो नॉर्मल पेपर होता है तो वो फैल जाएगा इंक, वो उसको सोख नहीं करेगा, सोखेगा नहीं उसको। लेकिन अगर आप जो है वैसा कोई जो जिनसे हम लोग मतलब आप बहुत चिकना हुआ पेपर मत लीजिए, ठीक है ना, वैसा पेपर लीजिए और आप उसको जो है इंक पे रखिए, तो इंक जो है वो जो है उसमें सोक कर लेगा, वो पेपर जो है सोक कर लेगा। और सोक करने का मतलब है कि उसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो उसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और इंक जो है सूख जाएगा कुछ देर में, होता है ना ऐसा। तो ये जो है कैपिलरी जो है एक्शन की वजह से ही होता है। द ऑयल इन द विक ऑफ द लैम्प राइजेज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ द थ्रेड इन द विक, ठीक है। अब देखिए जो लैम्प होता है, लैम्प में जो है अगर आपने लैम्प देखा हो तो लैम्प में बत्तियां होती हैं, ठीक है। तो बत्तियों के थ्रू जो है ऑयल, जो आप कैरोसिन ऑयल डालते हैं लैम्प में, वो बत्तियों के थ्रू ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है, ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि जो बत्ती होती है उसमें कैपिलरी जो है क्या होता है, फोर्स होता है, वो ऑयल को ऊपर खींचने लगती है, ठीक है। कैपिलरी फोर्स की वजह से ऊपर जो है चढ़ने लगता है। अब अगर लालटेन आप लोगों ने देखा होगा कहीं, वो जो है उसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है द रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द कैपिलरी एक्शन। एग्जाम में आ गया कि जो रूट हेयर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स होता है ना, तो रूट के रूट हेयर्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में। तो रूट में रूट हेयर्स होते हैं, तो एक तो रूट होता है मोटा सा, ठीक है, फिर और कई जैसे पतले पतले रूट्स होते हैं, उसी में बहुत माइन्यूट पतले 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 रोए जैसे होते हैं, ठीक है, रूट हेयर बोलते हैं उसको। तो रूट हेयर में भी कैपिलरी एक्शन होता है, वो जो है आपका वाटर को अर्थ से
वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ा देते हैं प्लांट में जहाँ पे नीडेड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, सॉइल इज लूजेंड एंड स्प्लिट इनटू द पीसेस बाय द फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन की वजह से सारा पानी लॉस ना हो जाए, इसके लिए जो है फार्मर्स जो है सॉइल को लूज कर देते हैं। ठीक है, लूजन कर देते हैं और स्प्लिट कर देते हैं बहुत सारे पीसेस में। ठीक है, मोटा मोटा नहीं छोड़ते बल्कि वो पतला कर देते ताकि जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी जो है सारा पानी लॉस ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए, एक्शन ऑफ टॉवेल इन सोकिंग अप वाटर फ्रॉम द बॉडी इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है, इन द टॉवेल। तो जो टॉवेल होता है, कभी सिंथेटिक कपड़े से आप कभी जो है उसको टॉवेल नहीं बनाते। ठीक है, सिंथेटिक कपड़े, क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाता, वो सिंथेटिक नहीं होता, उसमें कॉटन नहीं होता है। टॉवेल जब भी बनता है तो कोई कॉटन चीज़ का बनता है। ठीक है, तो कॉटन में क्या होता है, इसीलिए जब गांव वगैरह में आप देखेंगे ना तो वो छोटा छोटा टॉवेल ले रहते हैं, व्हाइट कलर का, रेड कलर का, बहुत सारे तरह का छोटा छोटा टॉवेल होता है। शहरों में लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा टॉवेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉटन का बना होता है, उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, और जैसे ही आप जो है अपना स्वेटिंग या फिर आप जो है मुँह धुला आपने तो उसको पोछा, तो वो जो टॉवेल होता है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से सारा पानी सोख कर लेता है, बहुत जल्दी सोख कर लेता है। ठीक है, आप अज्यूम करिए कि सिंथेटिक कपड़ा है, आप पानी मुँह पे लगाए हुए, आपने उसको पोछा तो आपका एक भी पानी जो है उस टॉवेल में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। ठीक है, आप देखिए, मेल्टेड वैक्स इन अ कैंडल राइजेस अप टू विक बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो वो आप कैंडल देख लीजिए, कैंडल में भी एक बत्ती लगी होती है। ठीक है, उसके थ्रू जो है आपका वो कैपिलरी एक्शन करता है और फिर जो है आगे जो है हमारा दिया जलने लगता है, यानी कि वो हमारा कैंडल जो है लिट हो जाता है, जलने लगता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी जो हमने बताई अभी, ये 6-7 चीज़ें हैं, सब कैपिलरी एक्शन की वजह से होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए, इफ़ अ क्लीन एंड ड्राई निडल इज केप्ट स्लोली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इट फ्लोट्स ड्यू टू द सर्फेस टेंशन। ठीक है, सर्फेस टेंशन की बात बता रहे, सर्फेस टेंशन क्यों होता है। ठीक है, सर्फेस टेंशन क्यों होता है। ठीक है, और इसके बाद एक क्या है, इन द एडिशन ऑफ द डिटर्जेंट और द सोप डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एंड दस इंक्रीजेस द क्लीनिंग एबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि जो डिटर्जेंट और सोप होता है वो डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन कम कर देता है। एग्जाम में आएगा, ज़्यादा कर दे तो मत लिखिएगा, वाटर का सरफेस टेंशन कम कर देता है ये। और वाटर की सरफेस टेंशन कम करने की वजह से क्या होता है कि इट फ्लोट ड्यू टू सरफेस टेंशन कम कर देता है, और इसीलिए जो है जो क्लीनिंग होता है वो हो जाता है। अगर वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा हो तो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी सही से। ठीक है, बबल्स होता है, अभी बबल्स का हमने क्वेश्चन देखा था, तो बबल्स ऑफ अ सोप सोल्यूशन आर बिग बिकॉज एडिशन ऑफ सोप, जो है सोप का जो एडिशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। जो सोप का एडिशन ऑफ द सोप डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, सोप का एडिशन होने की वजह से जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द साइज ऑफ द respirable suspension particulate matter is in the air। ठीक है, respirable suspended particulate matter RSPM इसको बोलते हैं, in air क्या है वो, less than 5 माइक्रोन है। ठीक है, less than 5 माइक्रोन है। देखिए, pollutants are made up of शूट, डस्ट, स्मोक, पार्टिकल्स। ठीक है, शूट्स होते हैं, डस्ट होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे मिलके पॉल्यूटेंट बनाते हैं, प्रदूषक बना देते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, प्रदूषण इससे होता है। विच इज मेजर्ड बाय द पर्टिकुलर यार्ड स्टिक्स कॉल्ड एज रिस्पायरेबल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर यार्ड स्टिक से, इसको हम यार्ड स्टिक मतलब होता है कि जो है आपका मेजरमेंट होता है, जिससे मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या है, रिस्पायरेबल। जो रिस्पायरेबल जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इज जनरली क्लासिफाइड इनटू PM10, ठीक है, एंड PM2.5। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी। ठीक है ना, तो दिल्ली में जो है पराली वगैरह जलाते हैं जो हरियाणा में, उनसे जो है दिल्ली में जो ठंड के मौसम में जो प्रॉब्लम होती है ना, पूरा बिल्कुल कोहरा धुआं सब फॉग सा हो जाता है हर चीज़। ठीक है, आंखों से आंसू निकलने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका ये जनरली जो है वो PM10 होता है। ठीक है, PM10 दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 में 10 से 2.5 होता है माइक्रोन, और PM2.5 से अंडर 2.5 होता है माइक्रोन। ठीक है, तो द स्मॉलर PM2.5 अफेक्ट द लंग एंड द एयर पैसेज एंड द मोस्ट whereas the PM10 affects the upper respiratory tract from the nose to windpipe। देखिए,
जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाता है वो जो है स्मॉलर पीएम होता है, जो 2.5 या उससे बिलो वाला होता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सीधे लंग्स को, हमारे एयर पैसेज को अटैक कर देता है। और जो PM10 होता है वो हमारे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे हमारे नोज है, ठीक है, विंड पाइप है, वहाँ को अफेक्ट करता है। नोज तो फिर भी ठीक है, विंड पाइप को अफेक्ट कर देता है, थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन जो PM 2.5 होता है उससे हमारी लंग्स सीधे अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 4 wires of same material and dimension are mentioned below are stressed by a load of same magnitude separately. Which one of the following is will be the elongated maximum? ठीक है, अब देखिए क्या है कि 4 वायर्स हैं ऑफ सेम, एक ही मटेरियल का 4 वायर्स है एंड डायमेंशन एज मेंशन बिलो। ठीक है, जो डायमेंशन इनका है ये हमें जो है इसमें दिया हुआ है। और स्ट्रेस बाय ए लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम ही जो है प्रेशर लगा के हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो क्या है, कौन सा वायर सबसे ज़्यादा जो है इलोंगेट हो जाएगा? वायर ऑफ 1 मीटर का लेंथ का वायर है और 2 mm डायमीटर है। ठीक है, 2 मीटर का लेंथ है और 2 mm डायमीटर है। 3 मीटर का लेंथ है और 1.5 mm डायमीटर है। 1 मीटर का लेंथ है और 1 mm डायमीटर है। देखिए ये तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ जो है क्या है, ज़्यादा है और डायमीटर भी इसका कम है। लेंथ ज़्यादा है, डायमीटर कम है, तो मैक्सिमम इलोंगेट यही हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है और आपका क्या कम है, हाँ लेंथ ज़्यादा है और आपका जो डायमीटर है वो कम है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो देखिए इसमें जो है, हाँ देखिए, इलोंगेशन ऑफ दीज वायर्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, मतलब लेंथ ज़्यादा तो इलोंगेशन ज़्यादा। सिंपल सी बात है, याद कर लीजिए, लेंथ ज़्यादा तो इलोंगेशन ज़्यादा। ठीक है, इसको हम जो आपका फॉर्मूला है उससे भी डाल के हम कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अगर आपको समझना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगी। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको सारा रिप्रेजेंटेशन करके बता पाऊँ। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जब जो इलोंगेशन ज़्यादा तभी होगा जब जो है उसका लेंथ ज़्यादा है, यानी कि इलोंगेशन ऑफ दीज वायर्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने डायमीटर के। ठीक है, जितना मोटा होगा उतना ही कम जो है हम इसको इलोंगेट कर पाएंगे। जितना जो है कम जो है मोटा होगा वायर, उतना ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपोजिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा है? इफ देयर वर नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरी। ठीक है, अगर कोई कैपिलरी का फिनोमेना, कैपिलरी हमने समझ लिया क्या होता है, ये पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जिसमें पतला पतला होल होता है, ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स में होल होता ही है। ठीक है, तो इसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में ऊपर चढ़ने की नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कैपिलरी एक्शन होता ही नहीं तो क्या होता है? इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ केरोसिन लैम्प देन। बिल्कुल सही है, अभी हमने इसको एक्सप्लेन भी किया, सही बात है। वन शुड नॉट बी एबल टू यूज द स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। अब ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस स्ट्रॉ में क्या कोई कैपिलरी एक्शन हो रहा है। दूसरा है द ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट है बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट बी ग्रोन। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा बी। सिर्फ ये जो है हमारा सब सही है, क्योंकि देखिए हमने रूट में भी देखा था कैपिलरी एक्शन होता है तभी जो है वो खाना पका पाती है। ब्लॉटिंग जो पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर मतलब किसी को जो है एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता वाला ऐसा पेपर होता है जो चीज़ों को जो है जल्दी सोक कर लेता है, तो वो भी फेल हो जाता है, कैपिलरी एक्शन नहीं होता, तो पेड़ भी नहीं रह जाते। लेकिन स्ट्रॉ जो होता है वो क्या करते हैं, हम अपने मुंह से उसको खींचते हैं, प्रेशर हम लगा रहे हैं और कोई जूस हम तब इनटेक कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं है, तो ये जो है आपका बी हो जाएगा 1, 3 and 4। ठीक है, कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन अ नैरो स्पेस विदाउट एनी असिस्टेंस। कोई प्रेशर हमें बाहर से नहीं, जबकि हम जो जूस वाला उसमें स्ट्रॉ है उसको हम खींचते हैं। ठीक है, अपना प्रेशर लगा के, एक्सटर्नल प्रेशर से। ठीक है, विदाउट द असिस्टेंस और इवन इन द ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक ग्रेविटी। ठीक है, केरोसिन राइजेज इन द वेक of the lamp through the capillary action. If a person want to consume soft drink, he need to impose some external force by his mouth, है ना, करना पड़ता है। So we know capillary action takes place only in the absence of any external force, hence it would not be able to use a straw. ठीक है,
Blotting paper also works on the principle of the capillary action. It is a large number of pores in its surface and acts like a capillary tube. Nature is an excellent user of the capillary action. जो हमारा प्रकृति है, it is a very 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 innovative जो thing है जिससे हम capillary action को करा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो naturally capillary action को perform करती हैं. ठीक है. Nature is an excellent user of capillary action. The fine roots of trees act as capillary tubes. तो जो फाइन जो रूट्स होती है, द फाइन रूट्स ऑफ ट्रीज एक्ट्स एज कैपिलरी ट्यूब्स विच प्रोवाइड्स देम यूजफुल न्यूट्रिएंट एंड वाटर. ठीक है, तो ये जो है यूजफुल न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज नॉट ओनली रीजन. ठीक है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज नॉट ओनली रीजन. कौन सा नहीं है? ब्लॉटिंग ऑफ इंक, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्प्रेड ऑफ द वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ, राइजिंग ऑफ वाटर द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स foliage. ठीक है, तो कौन सा जो है कैपिलरी इज नॉट द ओनली रीजन. ठीक है, तो देखिए सब जो है ये सारे जो है ओनली एक ही रीजन है. ठीक है, लेकिन राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द प्लांट टू इट्स foliage, ये जो है सिर्फ रीजन है. इसके साथ एक रीजन और अटैच है. क्या है? देखिए वी कैन सी फाइंड सेवरल एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन इन आवर डेली लाइफ सच एज ब्लॉटिंग सॉफ्ट इंक. ठीक है ना, बाय पेपर. ठीक है, राइजिंग अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन अ कॉटन क्लॉथ. ठीक है, लाइक केरोसिन इन अ वीक ऑफ द लैम्प. ठीक है, लेकिन जो कैपिलरी एक्शन है किसका? बट द कैपिलरी is not the only reason for rising the water from the roots of the plant to its foliage. Apart from this, transpiration and cohesion is also responsible to the process. तो important है, कैपिलरी एक्शन है, बिल्कुल उसमें है, बिल्कुल सही. अगर नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं रह पाएगा. लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और जो है इंपॉर्टेंट है जो ये चीज़ परफॉर्म कर पा रही है. कौन सा? ट्रांसपीरेशन और कोहेसन. उसकी वजह से पानी जो है रूट से ऊपर चला जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा है विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, टेम्परेचर जब जो है राइज हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है लिक्विड की क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी घटी लिक्विड की. याद रखिएगा, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो लिक्विडिटी इज मेजर liquidity is a measure of the resistance of a fluid which is being deformed by the either shear stress or tensile force. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है. टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेलोसिटी होगी 1.308. टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए वेलोसिटी कम हो जा रही है. वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 1.220. 30 डिग्री तो और कम हो जाएगा. तो ऐसे जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा. अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आपका वेलोसिटी कितना है? 0.2822. तो इट इज़ क्लियर विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर जो ये विस्कोसिटी है. सॉरी, मैं वेलोसिटी बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा. विस्कोसिटी है ये. ठीक है, तो विस्कोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? लिक्विड की डिक्रीज हो जाएगी. विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि जो है कोई चीज़ को कितना विस्कस है, वो कितना फ्लो कर सकता है. ठीक है, फ्लो जितना ज़्यादा करेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो पानी की विस्कोसिटी, टेम्परेचर राइज होगा तो पानी की जो वाटर की विस्कोसिटी है वो जो है आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. अब आपको विस्कोसिटी जानना होता है एक बार. विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए विस्कस फोर्स क्या होता है पहले देखिए. द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन. ठीक है, विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैसेज कॉल्ड द विस्कस फोर्सेस. ठीक है, क्या होता है? वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन. ठीक है, वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड. ठीक है, और गैस इज कॉल्ड एज द विस्कस फोर्स. ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स. ये बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता. विस्कोसिटी की वजह से चीज़ें बहुत फ्लो नहीं करती. ठीक है, जो ज़्यादा फ्लो करती है उसकी ज़्यादा विस्कोसिटी कही जाती है. जैसे मान लीजिए हनी है. ठीक है, हनी है और वाटर है, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, जो जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? जो कम फ्लो करा उसकी क्या होगी? अभी हमने डिस्कस किया है इसको. ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होती है कि जो है कैपेबिलिटी टू फ्लो, कितना दूर तक वो फ्लो कर सकता है. विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज बोथ. दोनों में ही होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेज में भी होता है. सिर्फ लिक्विड में एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, लिक्विड में भी होगा और ये गैसेज में भी होगा, दोनों में ही होगा. Viscosity of a liquid is due to the cohesive force between its molecules. अब अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है तो देखिए विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स पर डिपेंड करता है. और कोहेसिव फोर्स क्या है? अभी हमने देखा कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स देखा ना कि सेम ही जो है टाइप के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है वो कोहेसिव होता है. और एडेसिव क्या होता है?
दो अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंस है उनके जो है मॉलिक्यूल्स के बीच का जो है जोड़, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, वो एडहेसिव फोर्स होता है। तो विस्कोसिटी जो है ऑफ लिक्विड किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है दोनों मॉलिक्यूल्स के। अब देखिए विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। गैसेस में विस्कोसिटी क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ अ गैसेस इज मच लेस देन द लिक्विड्स, ठीक है, उनके बीच की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है, नॉर्मली पता होता है। विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज 0, ठीक है, जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी 0 होती है, ठीक है, विस्कोसिटी 0 होती है। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम लोग देख रहे थे कि जो विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी with the rise of the temperature the viscosity of liquid decreases and that for the gases increases। लिक्विड के केस में क्या होता है कि अगर हम जो है टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है वो घट जाती है, ठीक है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, वो बढ़ जाती है। गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम ध्यान रखिएगा, अगर हम जो है आपका इसका लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैरोसिन राइजेस इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। द कैरोसिन राइजेस इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, ठीक है। देखिए कैरोसिन ऑयल राइजिंग टू द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल के सरफेस। मुझे पता है आप कैपिलरी फोर्सेस सोच रहे होंगे, तो वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लेकिन ऑयल का सरफेस टेंशन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। विक ऑफ द लैम्प हैज मेनी होल्स विच इज कॉल्ड एज कैपिलरीज, सो कैरोसिन कीप्स ऑन राइजिंग इन द कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज में राइज होता रहता है। इन अ कैपिलरी ट्यूब फ्लूइड राइजेस मोर इन कंपेयर टू द वाटर इज ड्यू टू। कैपिलरी में क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा जो है राइज करता है इन कंपेरिजन टू वाटर। क्यों? फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा राइज क्यों करता है वाटर के कंपेरिजन में? तो फ्लूइड इज मोर विस्कस देन द वाटर, ज़्यादा विस्कस होता है फ्लूइड। इसका मतलब ये है, क्या है इसका रीज़न? तो देखिए अब यहाँ पे है सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन द वाटर, ठीक है। जो सरफेस टेंशन होता है फ्लूइड का वो ज़्यादा होता है वाटर के कंपेरिजन में, इसलिए ऐसा होता है। सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इज मोर देन द वाटर। आप देखिए इन द कैपिलरी ट्यूब आपका लिक्विड राइजेस इन प्रोपोर्शन टू द सरफेस टेंशन। जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें जो लिक्विड होता है वो राइज करता है इन प्रोपोर्शन टू द सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन के जो है प्रोपोर्शन में वो राइज करता है। इन लिक्विड द लिक्विड विच हैज मोर सरफेस टेंशन, ठीक है, लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, वुड गेन मोर हाइट, ठीक है, लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, द लिक्विड विच हैज़ मोर सरफेस टेंशन गेन मोर हाइट, ठीक है, लिक्विड जिसमें ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा ज़्यादा जो है हाइट तक वो चढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन, इन अ कैपिलरी ट्यूब द फ्लूइड राइजेस मोर एज कम्पेयर टू द वाटर। ये क्या रीज़न है? तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू द टॉप, ठीक है, जब एयर जो बबल होता है, व्हेन एयर बबल ऑफ द बॉटम लेक, ठीक है, एयर बबल ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक राइजेस एट द टॉप, इट विल क्या होगा? ये इंक्रीज इन साइज, सर साइज में इंक्रीज हो जाएगा। क्या रीजन है इंक्रीज का? व्हेन द एयर बबल एट द बॉटम ऑफ द लेक राइजेस एट द टॉप इट विल इंक्रीज इन साइज। द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इन द बबल डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीजिंग वर्टिकल लिक्विड डेप्थ, ठीक है, जो लिक्विड डेप्थ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वो जो आपका बबल है वो ऊपर आ रहा है सरफेस पे, इसकी वजह से जो है क्या होगा? ये जो है आपका ये इंक्रीज होगा साइज में, ठीक है, इंक्रीज होगा साइज में। द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इन द बबल डिक्रीजेस, प्रेशर जो है होगा वो डिक्रीज होगा क्योंकि वो ऊपर आ रहा है, तो साइज में वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स कम आउट, ठीक है, जब हम प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो अगर आप तो इसलिए पॉकेट में कोई उस तरीके का पेन नहीं लेके जाते हैं लोग, क्योंकि वो जो क्या हो जाता है वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है वो जो है ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जो आपका लिक्विड होगा वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, वो बाहर निकलने लगेगा। ये हो गया आपका।
तो नेक्स्ट हमारा देखो, द फाउंटेन पेन लीक्स एट द हाई एल्टीट्यूड, इट इज बिकॉज द लो एयर प्रेशर। ठीक है, किसकी वजह से? लो एयर प्रेशर होता है। द इंक इनसाइड द फाउंटेन पेन हैज हाई प्रेशर। ठीक है, जो फाउंटेन पेन के अंदर का जो इंक होता है उसका प्रेशर हाई होता है। कंपेयर करें अगर हम, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। इंक का प्रेशर हाई होता है पेन के अंदर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होता है बाहर। ठीक है, तो इसलिए इंक जो है इंक फ्लोज आउट ऑफ द पेन, इसलिए जो इंक है वो बाहर निकल आता है। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं तो वो किस जो है उस पे प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये वर्क करते हैं पास्कल्स के लॉ पे। किस पे? पास्कल के लॉ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पास्कल के लॉ पे ये वर्क करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक आपका जो हाइड्रोलिक चीजें होती हैं वो जो है प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स के प्रिंसिपल पे फंक्शन करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए तो पास्कल का लॉ क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ विच स्टेट दैट प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड इन कंप्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, पास्कल का लॉ कहता है कि अगर कोई स्ट्रेस क्रिएट किया गया है, दैट स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर, कोई भी प्रेशर अगर एक्सर्ट हो रहा है कहीं भी इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में तो वो क्या होता है कि हर जगह जो है सेम अमाउंट में, सेम जो है तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है सारे डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लूइड के सारे डायरेक्शन में वो उतना ही अमाउंट में वो ट्रांसमिट हो जाता है। हाँ, सच दैट द प्रेशर वेरिएंट्स रिमेन द सेम, तो प्रेशर वेरिएंट सेम होता है, ये पास्कल का लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल एंड ऑटोमोबाइल, मोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल have brought about a revolution in the social life of Indian, especially in the rural terms of, किसकी क्यों जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया मोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स? देखिए मोबिलिटी ऑफ द पीपल, कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल और सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल, तो आपका 1 और 2 है। मोबिलिटी और कनेक्टिविटी की वजह से जो है ये रिवोल्यूशनाइज कर दिया लाइफ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट वेदर इज टू बी, क्या होगा? स्टॉर्मी। अगर जो है बैरोमीटर का जो है सडन फॉल हो जाता है बैरोमीटर में, तो क्या कहते हैं? स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, वेदर जो है बहुत स्टॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग फाउंटेन विद द 4 होल्स, 4 होल है इसमें, देखिए 1 2 3 4। कह रहा है कि कौन से होल से जो है वाटर सबसे तेज जो है जाएगा। तो देखिए ये जो है आपका 3rd होल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका बीच में है। ठीक है, बीच में है तो ये बहुत दूर जाएगा। जो पहला वाला है वो यहीं गिर जाएगा, दूसरा वाला यहाँ तक जाएगा, तीसरा वाला भी जो है यहीं पे गिर जाएगा, लेकिन सबसे जो तेज होगा वो 3rd होल वाला होगा अकॉर्डिंग टू देम। देखिए बर्नौलीज थियरम। ठीक है, तो पहले बर्नौली थ्योरम देखते हैं क्या होता है। बर्नौली थ्योरम में ये होता है, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम इन केस ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ incompressible and non-viscous fluid through a tube, total energy यानी कि sum of pressure energy or potential energy or kinetic energy as per the unit of flow is same at all the point. The theorem is simply the principle of conservation of energy. ठीक है, इसमें बर्नौली का प्रिंसिपल क्या होता है? If there is a hole at the center of the comparatively filler water tank, द डिस्चार्ज वाटर विल कवर मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर सेंटर में कहीं होता है तो जो वाटर होगा वो वहां से मैक्सिमम जो है क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तक जो है ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा, ये बर्नौली कहते हैं। बट इन द क्वेश्चन नन ऑफ द होल्स आर एट सेंटर, कोई सेंटर नहीं है। द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द सेकेंड होल वुड बी मोर देन द 3rd होल बिकॉज सेकेंड whole second would more than the 3rd hole because it is the close to the center, it will cover the maximum distance. ठीक है, तो ये आपका सॉरी ये बी नहीं होगा, ये सी होगा। ठीक है, सी होगा, इसमें मैंने गलती से बता दी। तो बी में क्या है कि कोई भी सेंटर पे नहीं है। अगर 2 इधर होता, 2 नीचे होता, 5 होता तो एक सेंटर में आ जाता, लेकिन बीच वाला जो है तो अप्रोक्सीमेटली वो ज्यादा जो है कवर करेगा बर्नौली के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन है अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन मैनर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मैनर में कोई लिक्विड फ्लो। अब देखिए स्ट्रीमलाइन होता क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए स्ट्रीमलाइन मतलब होता है कि इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन सच अ वे दैट वेलोसिटी ऑफ ऑल द लिक्विड्स, ठीक है, सारे लिक्विड्स की वेलोसिटी
velocity of all the liquids particulates reaching a particular point at the same at all time, ठीक है, देन द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज सेट टू बी द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से लिक्विड जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा हो कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ऑल द लिक्विड्स, ठीक है, सारे लिक्विड्स की वेलोसिटी, जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो एक ही पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है, रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट द सेम एट ऑल टाइम, ठीक है, सारा जो है एक ही टाइम पे पहुंच रहा है सभी समय पे, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है ना, मतलब कोई लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि जो वेलोसिटी है सारे लिक्विड्स की वो एक ही समय पे सारे लिक्विड्स पहुंच रहे हैं और एक ही टाइम भी है, तो इसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। दस द स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच पार्टिकल फ्लोज द सेम पाथ एंड फॉलोज बाय द प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम पाथ और सेम जो है वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड ऑफ इन अ flowing a streamlined manner through a cylindrical pipe along with the section containing an axis of the pipe, the flow profile will be, क्या कौन सा कैसा प्रोफाइल होगा फ्लो, तो देखिए ये आपका होगा डी, ठीक है, डी होगा, ठीक है, क्यों होगा, इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन द स्पीड ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड इज लोएस्ट नियर द पाइप्स। ठीक है, क्या होता है स्ट्रीमलाइन में, क्या होता है कि जो मोशन होता है स्ट्रीमलाइन मोशन, द स्पीड ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड इज लोएस्ट नियर द पाइप। ठीक है, जो पाइप के नियर होंगी वो लोएस्ट होंगी, ठीक है, लोएस्ट होंगी जो पाइप के नियर होंगी। ठीक है, तो ये देखो ऐसे है ना, ये आपका ये पाइप होगा यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये भी पाइप है, तो ये जो है लोएस्ट होंगी, इसकी स्पीड लोएस्ट होगी, ठीक है, पाइप के कांटेक्ट में जो होगी, और बीच वाली जो है सबसे तेज होगी, तो इस वजह से इस तरीके से होगा। एज मूव्ड अवे फ्रॉम द पाइप द मोशन ऑफ द लेयर्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, तो सेम यहीं पे हो रहा है। ठीक है, ये पाइप है आपका और पाइप में जो देखिए बीच वाले में सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम और जो पाइप से सटा हुआ है वहां पे जो स्पीड है वो और कम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, देखिए ये एस्फाल्ट मिलता है, एस्फाल्ट। ठीक है, एस्फाल्ट इज नोन एज द बिटुमेन। ठीक है, एस्फाल्ट को बिटुमेन कहते हैं। ये स्टिकी ब्लैक और हैवी विस्कस लिक्विड होता है। क्या होता है, स्टिकी ब्लैक और हैवी विस्कस लिक्विड होता है और सेमी सॉलिड लिक्विड होता है फ्रॉम द पेट्रोलियम। हमें पेट्रोलियम जो हम रिफाइन करते हैं तो ये हमें मिलता है, क्या मिलता है, एस्फाल्ट मिलता है। वो स्टिकी और ब्लैक और हैवी जो है हाईली विस्कस होता है। इट मे बी फाउंड इन द नेचुरल डिपॉजिट्स और मे बी रिफाइंड प्रोडक्ट। द प्राइमरी यूज ऑफ द एस्फाल्ट, क्या होता है यूज का एस्फाल्ट का यूज, रोड कंस्ट्रक्शन में, रोड को बनाने में, वेयर एज इट इज यूज द ग्लू और बाइंडर मिक्स्ड विद एग्रीगेट पार्टिकल्स टू क्रिएट एस्फाल्ट कंक्रीट। ठीक है, तो ये जो है मेनली हमारा रोड को बनाने में काम आता है। इट्स अदर यूजेस फॉर द बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट की तरह यूज होता है क्योंकि वो एडेसिव होता है तो चिपक जाता है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ द रूफिंग फेल्ट फॉर सीलिंग फ्लोर रूफ्स। जैसे मान लो जो फ्लोर रूफ है अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो क्या होता है, वो जो है आपका क्या होता है, उसकी जो आपका रूफ होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी कि वो एडेसिव होने की वजह से वो चिपक जाता है, तो उसमें जो है सीलिंग जो है आपके रूफ की सही हो जाती है। तो ये चीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, हाँ देखिए नेक्स्ट द सर्फेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन आपका सीवियर विंटर। ठीक है, तो सरफेस जो होता है लेक का वो विंटर में क्या होता है, फ्रोजन हो जाता है कि नहीं। और अभी आपने मूवीज वगैरह में देखा हो या कभी आप ऐसे जगह ट्रेवल किए होंगे तो आप देखे होंगे जो लेक का सरफेस है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बट द वाटर एट द बॉटम इज स्टिल लिक्विड। लेकिन जो वाटर होता है अंदर बॉटम में वो अभी भी जो है वो पानी होता है। क्या रीजन है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए यहाँ पे जो है आपका डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो डेंसिटी होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, देखिए जनरली ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, जो मैक्सिमम जो लिक्विड्स ज्यादातर क्या होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं हीट करने पे, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, हीट करने पे क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, जनरली जो लिक्विड्स होते हैं वो आप हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे, बट वाटर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस। ठीक है, लिक्विड तो वाटर भी है लेकिन वाटर नहीं एक्सपेंड होता। लिक्विड का मतलब हम कैसे, हम सिनोनिमस मानते हैं कि वाटर के जैसे लिक्विड इज इक्वल टू वाटर, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी लिक्विड्स होते हैं, वाटर भी लिक्विड है लेकिन वाटर और भी लिक्विड्स होते हैं जो हम हीट करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन वाटर के केस में ये एक्सेप्शन है।
ठीक है, बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. इफ वाटर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीजेस, है ना. वाटर अगर हीट करेंगे तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा. दिस डिक्रीज इन द वॉल्यूम कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर राइजेस. ठीक है, और ये वॉल्यूम तब तक डिक्रीज होता है जब तक कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो पाता. अगर हम हीट करेंगे तो तब तक डिक्रीज होगा, तब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा. अब जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है वाटर, तो ये उस टाइम एक्सपेंड करना शुरू कर देता है. 4 डिग्री के बाद ये एक्सपेंड करना शुरू कर देता है एंड कीप एक्सपेंडिंग विद फर्दर राइज इन द टेम्परेचर. अब जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे एक्सपेंड करता जाएगा टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टर्न इनटू स्टीम, और फिर वो स्टीम बन जाता है. ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है हैज द लीस्ट वॉल्यूम. ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम वॉल्यूम होता है, सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज द लीस्ट अमाउंट ऑफ द स्पेस एंड द मैक्सिमम जो डेंसिटी इसकी उसी टाइम होती है. 4 डिग्री वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है. ठीक है ना, ज्यादा हैवी होता है वाटर. दिस इररेगुलर एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द एनोमलस एक्सपेंशन. ठीक है, एनोमलस एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए इसको एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं. इररेगुलर यानी कि उसके 4 डिग्री से पहले जो है वो आप हीट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा. 4 डिग्री के बाद क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका. ठीक है, 4 डिग्री पे क्या हो जाता है, उसके बाद 4 डिग्री जैसे ही हम 4 डिग्री क्रॉस करते हैं तो वाटर स्टार्ट एक्सपेंडिंग, वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये इस इररेगुलर जो एक्सपेंशन होता है वो एनोमलस कहते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं. दिस एनोमलस एक्सपेंशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय ओनली फ्रीजिंग द अपर लेयर ऑफ लेक्स. ठीक है, अपर लेयर जो लेक होती है वो फ्रीज कर जाएगी लेक एंड लेक्स की या रिवर्स की. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द कोल्डर कंट्रीज जो होती है आउटसाइड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज वेरी लो, जहाँ पे होता है इट ड्रॉप्स टू द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट पे जो है इसके जो है अंदर चला जाता है, मतलब निगेटिव में चला जाता है. And the upper layer of the water lakes and the ponds start cooling. ठीक है, ऊपर वाला लेयर कूल करना शुरू होता है. When the temperature of the surface layers falls 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाती है, the water body acquires maximum density and sinks down. ठीक है, सिंक कर जाता है और maximum density हो जाती है. The water that sinks down displaces the water below and lower layer of the water simultaneously rise up. ठीक है, तो अगर जब अब इमेजिन करिए कि बाल्टी में पानी है, तो पानी का जो लेयर है, जो वाटर जब सिंकिंग करने लगेगा तो नीचे वाले पानी को डिस्प्लेस कर देगा और नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा. समझ रहे बात को. लोअर लेयर्स ऑफ वाटर साइमल्टेनियसली राइजेस अप. ठीक है, दिस ऑल्सो गेट्स कूल एट 4 डिग्री, वो भी ऊपर जाएगा, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, फिर से वो नीचे जाएगा और ऊपर वाले को ऊपर कर देगा. देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आपका ये फाइनली गोज बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, द डेंसिटी और द हैवीएस्ट ऑफ द वाटर डिक्रीजेस. ठीक है, डेंसिटी और हैवीनेस ऑफ द वाटर डिक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट वाटर डज नॉट सिंक डाउन. ठीक है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है बिलो चला जाएगा तो अब डेंसिटी ज्यादा हो गई, अब जो है वाटर जो है सिंक नहीं करेगा. द सरफेस वाटर फाइनली फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, while the lower part still remain at 4 degree centigrade, the light frozen layer of the ice floats on the top. ठीक है, अब ये समझ गए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों होता है. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद जो है उसके पहले वाटर क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाद और हम हीट देंगे अगर उसको तो वाटर एक्सपेंड होने लगेगा. ठीक है, वाटर एक्सपेंड होने लगता है, ऊपर का वाटर नीचे चला जाएगा, नीचे का वाटर फिर से ऊपर आ जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो पाता 4 डिग्री. ठीक है, उसके बाद फिर 4 डिग्री से बिलो टेम्परेचर जाते ही जो अपवेलिंग था ऊपर से नीचे वाटर का वो बंद हो जाता है, ऊपर का लेयर फ्रीज हो जाता है, नीचे का लेयर 4 डिग्री ही रह जाता है. ठीक है, ये रीजन था. इन अ कोल्ड वेदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है सर्वाइव इवन व्हेन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीजेस इनटू द आइस बिकॉज. ठीक है, क्यों होता है, सिंपल सी बात हमने देख लिया था. वाटर एट द हाईएस्ट जो है डेंसिटी जो वाटर होता है हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री पे होता है. सो जो उसके नीचे का अंडरनीथ द टॉप लेयर ऑफ द आइस इज द लेयर ऑफ द वाटर. ठीक है ना, समझ गए. वाटर का जो हाईएस्ट डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री पे होता है. सो अंडरनीथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर. ठीक है, उसके नीचे जो है वाटर का लेयर होता है, उसमें जो है आराम से वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं. ठीक है, देखिए दिस इज बिकॉज ऑफ द फेनोमेना इज नोन एज विंटर स्ट्रैटिफिकेशन. इसको विंटर स्ट्रैटिफिकेशन जो आप पहले हमने पूछा था ना कि पानी ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे, जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम नहीं हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम वाटर स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं विंटर्स में. द विंटर सीजन द वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द जो टॉप लेयर की वाटर होती है वाटर बॉडीज विल बी आइस कोल्ड.
ठीक है, टॉप लेयर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं और बहुत जो है एंड रेयरली एंड आर ग्रेजुअली फ्रोजन, और फिर धीरे धीरे वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो बॉटम की लेयर्स होती हैं वो 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करी रहती है, इसलिए वो लाइफ को सपोर्ट कर पाती हैं। ठीक है, इसलिए जो फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो है सर्वाइव कर पाते हैं फ्रोजन लेयर के नीचे के वाटर में। फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज, सेम क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछ रहा है, फिश कैसे सर्वाइव कर पाती है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। ठीक है, जो नीचे वाला बॉटम है वो फ्रीज नहीं होती। अब देखिए, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? वेट बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बात है, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मास भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन डेंसिटी नहीं बढ़ती है, डेंसिटी नहीं बढ़ती है। तो क्यों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। देख लीजिए, नहीं बढ़ेगी, मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इफ अनसेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। ठीक है, हमने आधा लीटर पानी ले लिया है, 100 ग्राम जो है इसमें जो है क्या डाल दिया है? चीनी डाल दिया है, शुगर डाल दिया है, और अब क्या कर रहे हैं कि ये अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड नहीं है। अनसेचुरेटेड मतलब क्या है कि अभी जितना डालोगे वो घुलता जाएगा, उसमें एक ऐसा जो है पॉइंट आता है जिसके बाद और कुछ जो है विलेन और विलेय कहते हैं, तो विलेन में विलेय अब नहीं घुल सकता। सॉल्यूशन और सॉल्यूट अब जो है सॉल्यूशन में नहीं मिक्स हो पाएगा, तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे, ये अनसैचुरेटेड है अभी। तो क्या चीज़, कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है? तो देखिए, वॉल्यूम नहीं चेंज होता, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, चीनी डालेंगे तो पानी गाढ़ा हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, थिक था थिन हो जाएगा, थिन है थिक हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? वॉल्यूम तो वही है। इफ अनसैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉरी हाँ, तो देखिए क्या होता है कि इफ अनसैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर, देन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा, द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम एट टेम्परेचर। ठीक है, डेंसिटी कितने में? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी। उसके बाद आप टेम्परेचर करोगे तो फिर क्या होगा? एक्सपेंड होना शुरू कर देता है वो। ठीक है, The mass of any substance while heating remains the same, however its volume increases. ठीक है, कोई मास है किस चीज़ का, तो जो है जो सब्सटेंस है, क्या होता है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस while heating remains the same, मास जो है सेम रहता है, लेकिन क्या होता है? इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगता है। वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या होता है? दस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। बट वाटर एग्जिबिट एन एनोमलस एक्सपेंशन। ठीक है, वाटर में ये केस नहीं होता, हमने ये सब सारी चीजें एक्सप्लेन की है ऑलरेडी। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। अब देखिए, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अ वाटर, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी? तो 277 केल्विन पे होती है। ठीक है, 277 केल्विन पे होती है। ठीक है, 270 आप यहाँ पे जो है दिया हुआ केल्विन, के इज इक्वल टू सी प्लस 272। इस तरह का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए, डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर बट वॉल्यूम डिक्रीजेज। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज लो एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, समझिए बात को, डेंसिटी जो होती है वाटर की वो इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं तो वॉल्यूम जो है वाटर का क्या होता है? वो वॉल्यूम लो होता है, कम होता है। ठीक है, और डेंसिटी जो है मैक्सिमम होता है। वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो अब कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू केल्विन कैसे करते हैं? तो K इज इक्वल टू, ये याद रख लीजिएगा, एकदम से याद कर लीजिएगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273 होता है, 273। K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो C कहाँ पे है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड है क्वेश्चन में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे और 273 जोड़ देंगे, इसमें 277 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 277 आंसर है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, असर्शन और रीजन है। आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन अ मर्करी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर। जो आयरन बॉल है वो मर्करी पे फ्लोट करती है। ठीक है, आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन अ मर्करी बट गेट्स इमर्स्ड इन द वाटर। ठीक है, मरकरी पे तो फ्लोट कर रही है आयरन की बॉल, लेकिन पानी में वो डूब जा रही है। रीजन क्या है? स्पेसिफिक
ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी। तो देखिए सी है हमारा, ये फॉल्स है। अगर ऐसा होता तो अपोजिट हो जाता। देखिए क्या होता है कि आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन द मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड, है ना, वो डूब जा रही है वाटर में, बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, डेंसिटी जो है वो मरकरी की ज्यादा है आयरन से, तभी तो उसके ऊपर जो है फ्लोट कर पा रही है वो, नहीं तो वो डूब जाती। ठीक है ना। However, the iron has the higher density than the water. यही रीजन है इसका, सिंपल है। Why does an iron nail float on the mercury while the sinks? Same आंसर है इसका। ठीक है, क्या है देख लीजिए एक बार। Iron has greater density than the water and the lesser density than the mercury. ठीक है, आयरन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है पानी से और मर्क्यूरी से कम होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A needle sinks in water whereas the ship made of the iron boat on बोट ऑन इट फ्लोट्स ऑन इट। ठीक है, आयरन जो है वो फ्लोट करता है, सॉरी बोट नहीं है फ्लोट है। निडल जो है सिंक कर जाती है लेकिन आयरन जो है फ्लोट करता है, क्या रीजन है ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द निडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आएगी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है निडल की वो ज्यादा है देन दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाई इट। ठीक है, वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उससे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसलिए वो क्या होता है, डूब जाती है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर। वाटर के से अगर हम जो है उसमें जो है वो करें, ठीक है, वाटर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो क्या होता है, वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर। किसी वाटर से कंपेरिजन में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो है रेशियो है वो। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1, है ना, प्योर वाटर है अगर तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी। ठीक है, सब्सटेंस हैविंग द रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 विल फ्लोट ऑफ वाटर। ठीक है, ऑन वाटर, जिसकी जो है रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, लेस देन 1 है, 1 से कम है। ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, वो पानी के ऊपर तैरेगी, लेकिन जिसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा होगी, वो डूब जाएगी। ठीक है, वो डूब जाएगी। द शिप इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट्स इफेक्टिव डेंसिटी, ठीक है, उसकी इफेक्टिव डेंसिटी जो है इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, सो इट फ्लोट्स अपॉन द वाटर, बट डेंसिटी ऑफ द आयरन निडल इज मच लार्जर देन द वाटर, इसलिए वो डूब जाएगी। सिंपल सी बात। द आयरन निडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यू टू, क्यों, ये सरफेस टेंशन है। ठीक है, सरफेस टेंशन। अब देख लीजिए एक बार, देखिए आयरन निडल कैन फ्लोट ऑन द वाटर, क्यों, सरफेस टेंशन जो है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, बिकॉज अपवर्ड फोर्स ऑन द निडल ड्यू टू द सरफेस टेंशन बैलेंसेस द वेट एंड द निडल, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है while lifting the bucket of the water from the well we feel that bucket क्या है, बकेट क्या हो जाता है, लाइट हमें फील होता है कि हमें हैवियर फील होता है, तो वी फील दैट हैवियर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, सरफेस के अंदर जब पानी में वो रहता है, कभी कुएं से पानी अगर आप लोगों ने निकाला हो तो आप लोग को पता होगा कि कुएं में जब बकेट डालते हैं तो क्या होता है, अंदर जब जाता है बकेट कुएं के अंदर और हम पानी निकालो तो बहुत लाइट फील होता है, लेकिन जैसे ही सरफेस के ऊपर बकेट आता है वो बहुत भारी हो जाता है। वो इसीलिए जो है we feel lifting the bucket of the water from the well we feel that क्या कहते हैं आपका bucket becomes heavier over the surface of the water। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये रीजन है, देखते हैं क्यों। अब देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग क्या है, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी हैवियर इन द एयर देन इनसाइड द वाटर। जब कोई चीज जो है हम अंदर हो वाटर के अंदर तो वो वेटलेस वाली सिचुएशन होती है, वो ज्यादा फील नहीं होता वेट, लेकिन एयर में वो ज्यादा फील होता है। और दे अपीयर टू बी लेस हैवी इन द वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। ठीक है, वाटर क्या करता है, एक धक्का देता है नीचे से किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें ज्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ता, तो हमें लगता है बड़ा हल्का लग रहा है। ठीक है, और दिस रिडक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेस। जैसे एक आप पानी का बॉटल जो आप फ्रिज में रखते हैं उसको आप किसी भरे हुए बकेट में डाल दीजिए, ठीक है, आधा चीज वो डूबा हुआ है बॉटल आपका, तो वो उतना ही वेट कम फील होगा जितना कि उसने पानी अपने बराबर
जो है हटा दिया है, समझ रहे हैं ना। बॉटल आधा जो है, आधा अपने बॉटल के हिसाब से पानी हटा दिया होगा तभी तो वो अंदर गया। अब वो उतना ही हल्का फील होगा जितना वो बॉटल पानी हटा चुका है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है पूरी। नेक्स्ट है 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन अ वेटलेस बलून। ठीक है, 200 ग्राम वाटर फिल्ड है किसी वेटलेस बलून में। 200 ग्राम वाटर किसी जो है वेटलेस बलून में, फिल्ड इन अ वेटलेस बलून। इट्स वेट इन द वाटर विल बी, वाटर में वेट क्या होगा, आपको आइडिया लगे होगा क्या होगा। तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तब देख लीजिए कैसे, वेटलेस बलून इन वाटर और अपन ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, वाटर कितना जो है उसने जो है वो किया, उसने 200 ग्राम जो है उसका वाटर है और 200 ग्राम ही उसने डिस्प्लेस भी किया, तो 0 हो जाएगा वेट। ठीक है, वेटलेस कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क बाय चर्निंग ड्यू टू, किसके वजह से होता है, ये सब मिसलिनियस में आ गया, ये सब हमने ऑलरेडी किया है। तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, देखा होगा ना, जब हम जो है क्या करते हैं गांव में, जो आप दही होती है उसको मथा बोल जाता है, उसको चर्निंग बोलते हैं, इसको मथना बोलते हैं। तो जब मथते हैं उसको तो क्या होता है, दही जो है सेंटर की तरफ थोड़ी ना आती, वो जो दही होती है वो बाहर की तरफ मूव होती है, कभी देखिएगा ये करते हुए। ठीक है, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे तो वो दही बाहर की तरफ जो है फेंकी जाती है, मूव करती है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ये हो जाएगा। अब देखिए द क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ इट्स लो, क्या है, लो डेंसिटी है। ठीक है, लो डेंसिटी की वजह से क्लाउड जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता है। ठीक है, तो क्लाउड्स फ्लोट व्हेन द इनविंसिबल वाटर वेपर in the air condenses into the visible water droplets. They are so small that effect of the gravity on them is negligible. Thus, the cloud float in the atmosphere because of low density. ठीक है, तो जो क्लाउड होता है वो लो डेंसिटी की वजह से फ्लोट करने लगता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, कौन सा एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ है, पहली बार आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ, तो वह है क्या है, टेक्नेटियम। ठीक है, टेक्नेटियम पहली बार जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ है। तो देख लीजिएगा इसको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाइल फ्लोटिंग इन अ सी व्हाट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज अबव द सर्फेस ऑफ द सी। ठीक है, कितना पार्ट होता है, तो ये 1/9 होता है, आप सभी लोग को पता होगा 1/9 जो है ऊपर रहता है। ठीक है, देखिए when the pure water changes into the ice at 4 degrees centigrade, the density of ice so formed is 1/9 of the density of the water. Therefore, the pure water, that is 90% of the ice must below the surface. 90% नीचे होता है और 10% पार्ट ऊपर होता है। 1/9 जो है नीचे होगा और 10% सिर्फ ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये चीज़ आप लोग को बहुत पहले से पता है, छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। द सी वाटर हैज़ हाई डेंसिटी। ठीक है, सी जो सॉल्टी वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है बट द आइस फॉर्म्ड बाय इट इज प्योर एंड नॉट सॉल्टी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है an ice cube is floating in a glass of water. ठीक है, जो आइस क्यूब है वो एक क्या करता है, ग्लास ऑफ वाटर पे, एक वाटर के ग्लास पे वो फ्लोट करता रहता है। What happens to the water level when ice melts? ठीक है, तो जो क्या होता है जब आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है, उसका आइस जो क्यूब होता है इज फ्लोटिंग ऑन अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो फ्लोट कर रहा है। What happens the water when the ice melts? ठीक है, तो क्या होगा, राइज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है, सेम रहेगा। क्या रीजन है, आपको लगेगा कि राइज हो जाएगा लेकिन वो सेम रहता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, दस द वाटर लेवल रिमेन्स द सेम व्हेन द आइस क्यूब मेल्ट्स। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ठीक है, एक बॉडी है जो फ्लोट कर रही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, है ना। बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इफ द टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा, तो जो बॉडी होगी वो सिंक हो जाएगी क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना। व्हेन द वाटर हीटेड द डेंसिटी डिक्रीजेस। द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट होती है, सो द बॉडी विल सिंक। ठीक है, अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी थी इसलिए वो फ्लोट कर रही थी। देखिए वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन द रिवर। ठीक है, ये जो है स्विम करना जो है ईजियर है किसना, रिवर में। ठीक है, वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी
समुद्र में जो है स्विम करना इजी है देन द रिवर, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए द सी वाटर इज सॉल्टी, ठीक है, सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, इस वजह से ये चीज होती है, ठीक है, सी वाटर इज सॉल्टी, द वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी देन द रिवर। तो सी ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे जहाँ पे जैसे गोलूवॉन लेक है वो वहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने सब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आप वहाँ पे तैरेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डूबेंगे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इट इज़ easier टू स्विम in sea water than the river because the sea water contains the salt which increases the density of the water and also increases the upthrust, ठीक है, upthrust भी increase कर देता है and hence the sinking get reduced and one can easily swim in जो है such water, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a ship enters in a sea from a river what happens, क्या होता है? it rises a little, ठीक है, वो राइज हो जाता है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि सॉल्टी हो जाता है उसी वजह से, ठीक है। तो when the ship enters in the sea the ship is elevated due to the higher density of the salty sea than the river, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, when a ship enters from sea from a river rises a little, सही है, ठीक है, sea जो है एंटर करता है from a river to, क्या है ये कटा हुआ है कहीं से। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज ग्रेटर देन द रिवर वाटर, ये भी सही है, तो देख लीजिए दोनों सही है, दोनों सही जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, स्टैटिक साइंस किससे एसोसिएटेड है? सिचुएशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, सिचुएशन ऑफ रेस्ट से एसोसिएटेड है। स्टैटिक साइंस इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, स्टैटिक साइंस एक ब्रांच है मैकेनिक्स का जो रेस्ट से जो है क्या है जो है रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में हम लाइट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।